Hello friends, today we will discuss about theories of governance. Basically स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभिशासन के निश्चित सिद्धांत होते हैं, तथापि अथवा फिर भी ऐसे सिद्धांत जिन्होंने राज्य के साथ अन्य अभिकर्ताओं को भी जन समस्याओं का समाधान करने में अथवा जनता तक सेवाओं की पहुंच सुलभ बनाने में योगदान देते हैं अथवा योगदान देने के लिए अन्य अभिकर्ताओं के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। इस आधार पर हम ऐसे सिद्धांतों को अभिशासन के सिद्धांत के नाम से पुकार सकते हैं अथवा उन्हें अभिशासन के सिद्धांत भी कह सकते हैं। अभिशासन के सिद्धांतों में मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर आज हम इस व्याख्यान में परिचर्चा करेंगे। थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस, द मेजर थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस फॉलोइंग आर। अभिशासन के प्रमुख सिद्धांतों में 3 सिद्धांत मुख्य हैं। नंबर 1 पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक चयन सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत है न्यू इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, नव संस्थागत सिद्धांत या नवीन संस्थावादी सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। और तीसरा सिद्धांत जो आपने अनेक बार राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दौरान पढ़ा होगा, जिसे सिस्टम थ्योरी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन 3 सिद्धांतों के अलावा भी कुछ एटसेट्रा अथवा अन्य थ्योरीज हैं, जिनमें रेगुलेटरी थ्योरीज नियामकीय सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी मार्क्सवादी सिद्धांत और अन्य सिद्धांत अभिशासन के सिद्धांतों से संबंधित हैं। सबसे पहले हम पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में परिचर्चा करें, उससे पहले हम सभी को इस तस्वीर को ध्यान से देखना होगा, जहां पर 2 तस्वीर आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही तरफ ब्रीड का जो प्राइस है वो 5 रुपये, 5 यूरो डॉलर, या आप कह सकते हैं कि 5 इकाई में आपको दिखाई दे रहा है। परंतु एक तरफ जहां पर विक्रेता ब्रीड बेच रहा है और क्रेता वो ब्रीड खरीद रहा है, उसके हाथ में मुद्रा दिखाई दे रही है और उसका चेहरा भी प्रसन्नचित्त है और विक्रेता का चेहरा भी प्रसन्न लग रहा है। परंतु दूसरी ओर आप देख रहे हो कि इस सेलर के पास एरोगेंसी दिखाई दे रही है, दम्भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसके पास कोई कस्टमर नहीं है और उसके ब्रीड ऐसे कैसे रखे हुए हैं। आखिर इस तस्वीर से हम क्या समझ सकते हैं? यही लोक चयन सिद्धांत का मूल ध्येय है कि किस तरह से राज्य और राज्य के अलावा जो अभिकर्ता हैं वो अपना इकोनॉमिक व्यवहार या इकोनॉमिक बिहेवियर किस तरह से ऑपरेट करते हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक चयन सिद्धांत। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक व्यवहार से ही संचालित होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि जो मुद्रा वह खर्च करता है उस एक्सपेंडिचर के बदले उसको मिलने वाली यूटिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। इट मीन्स एनी पर्सन, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता, रेशनल कंज्यूमर, एनी रेशनल कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी, वह अपनी उपयोगिता का अधिकतमकरण करना चाहता है। यह बात केवल उपभोक्ता या कंज्यूमर पार्ट पर ही लागू नहीं होती, परंतु अपितु यह प्रोड्यूसर अथवा उत्पादक पर भी लागू होती है। प्रत्येक उत्पादक भी एक उपभोक्ता होता है। उत्पादक अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, जबकि कंज्यूमर अपनी प्रॉफिट अथवा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका का निर्वहन करता है, उस एक्टर का नाम, अभिकर्ता का नाम है राज्य, स्टेट। स्टेट जो बिहेवियर कर रहा है, बेसिकली पब्लिक चॉइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से ड्राइव हुआ है। यहाँ जो एरोगेंसी आपको दिखाई दे रही है वो सिंबल ऑफ स्टेट है। ये राज्य की ब्यूरोक्रेट्स हैं, बैकवर्ड सोसाइटी में स्पेशल रूप से, या आप ऐसे कह सकते हैं सामान्य रूप से कि ये सरकारी कर्मचारी है।
जो आप सब लोग सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, वास्तव में ये उसकी एरोगेंसी का सिंबल है कि वह ये मानता है कि उसका राज्य के ऊपर एहसान है और वह काम करेगा तो भी पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो भी पैसा मिलेगा। यह व्यक्ति ब्रेड बेचता है तो भी उसको वेतन पूरा मिलेगा और ब्रेड नहीं बेचता है तो भी उसको वेतन पूरा मिलेगा। इसका मतलब है कि राज्य और राज्य रूपी अभिकर्ता अथवा इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य के एक्टर्स होते हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को इस सिद्धांत ने एक्टर्स ऑफ स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। यह ब्यूरोक्रेसी अपने निहित स्वार्थों के लिए राज्य के आकार को विस्तृत करना चाहती है, परंतु यह ब्यूरोक्रेसी अकुशल होती है, दक्ष नहीं होती है और ये बर्डन ऑन स्टेट है, ये राज्य के ऊपर बोझ है। जैसा कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी कई बार अनेक अवसरों पर ऐसा कहा गया कि मैं मिनिमम गवर्नमेंट चाहता हूं और मैक्सिमम गवर्नेंस चाहता हूं। हकीकत क्या है उस पर बहस करना एक अलग मुद्दा हो सकता है, परंतु इस कथन का या वाक्य का यही अभिप्राय है कि राज्य या राज्य रूपी जो इकाई है उसकी तुलना में निजी क्षेत्र की इकाइयों को जनता के अथवा राज्य के सदस्यों को सेवा उपलब्ध कराने में उनका सहयोग लिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ भी मोदी जी के द्वारा बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के ऐसे कुशल और दक्ष लोगों को भर्ती किया गया। हालांकि यह लोक प्रशासन में आलोचना का विषय हो सकता है कि 1880 के दशक तक जिस स्पॉइल सिस्टम और लूट प्रणाली का प्रतिरोध पेंडल्टन अधिनियम में यूएस में किया गया, ऐसा पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को भारत में 2020 के दशक में क्यों स्थापित किया जा रहा है वह एक अलग मुद्दा है। परंतु वास्तव में ब्यूरोक्रेसी स्टेट के साइज को बढ़ाती रहती है और ब्यूरोक्रेसी स्टेट रूपी एक्टर्स के रूप में इकोनॉमिक बिहेवियर अथवा एक विवेकशील उपभोक्ता या हम कह सकते हैं कि विवेकशील उत्पादक के रूप में राज्य की तरफ से कार्य नहीं करती। इसलिए पब्लिक चॉइस थ्योरी का ये कहना है कि यह गवर्नेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को गवर्नेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्राइवेट ऑपरेटर्स, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का सहयोग लेना होगा। यदि नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट की पार्टी बना लिया जाता है अथवा हम कह सकते हैं कि एक विवेकशील या सर्वश्रेष्ठ आर्थिक व्यवहार को अभिव्यक्त करने के लिए राज्य के साथ अन्य अधिसत्ताओं को समायोजित कर लेना पब्लिक चॉइस थ्योरी का मूल ध्येय है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा मुख्य सिद्धांत है दी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी, नव संस्थावादी सिद्धांत, जहाँ पर संस्थावादी सिद्धांत केवल और केवल औपचारिक, फॉर्मल, लीगल, कानूनी और स्टेट के संदर्भ की संस्थाओं को ही आप या कह सकते हो राज्य रूपी संस्थाओं को ही महत्व देता है, उसके स्थान पर रेदर देन न्यू इंस्टीट्यूशनल थ्योरी स्टेट के साथ अदर स्टेट या नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट कंपनी के साथ मल्टीनेशनल और प्राइवेट कंपनीज को, सिविल सोसाइटी को, ट्राइब्स को, कम्युनिटी को भी शामिल करता है या इन सबको एक संस्था के रूप में शामिल करता है। नव संस्थावादी सिद्धांत का मूल उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टेट के साथ नॉन स्टेट को भी पार्टी बनाना होगा और दोनों को मिलाकर, दोनों के कॉम्बिनेशन से, समायोजन से पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर्ड करना होगा और उसमें भी इकोनॉमिक बिहेवियर को हमें आधार बनाकर रखना है। तो यह नव संस्थावादी सिद्धांत का मुख्य ध्येय है। नव संस्थावादी सिद्धांत के अनुसार गवर्नमेंट को गवर्नेंस में तभी चेंज किया जा सकता है जब राज्य रूपी अधिसत्ता के समानांतर अन्य अधिसत्ताओं को भी स्वीकार किया जाए, अथवा संक्षिप्त शब्दों में आपको मैं ये स्पष्ट करने का प्रयास करूं तो यह प्रभु सत्ता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिरोध में बहुलवादी सिद्धांत प्लूरल्स थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी का समर्थन करता है।
प्रभु सत्ता केवल राज्य रूपी संगठन के पास ही नहीं होगी, अपितु राज्य के पैरेलल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के पास भी लिमिटेड लेवल की, यद्यपि सभी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के कंट्रोल में होंगे परंतु स्टेट ही सुप्रीम नहीं होगा। स्टेट के पैरेलल स्टेट से भी बड़े और छोटे संगठन होंगे जो स्टेट के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के रूप में वह जनता को सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जाता है, सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर कार्य किया जाता है, अथवा कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्रों के द्वारा भी ऐसी सेवाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसका मतलब है कि राज्य ही एक संस्था या संगठन नहीं होता, अपितु राज्य के अलावा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में राज्यतर या राज्य से बाहर संगठन योगदान देते हैं। उन संगठनों को एज इंस्टीट्यूशन हमें स्वीकार करना होगा, तभी गवर्नमेंट को गवर्नेंस में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में आप भली भांति से जानते हैं, दी सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत। आप सोच रहे होंगे व्यवस्था सिद्धांत राजनीति विज्ञान, हालांकि राजनीति विज्ञान का यह विनिशा नहीं है। सिस्टम थ्योरी का सबसे पहले ओरिजिन बायोलॉजी में हुआ है, जीव विज्ञान में। बर्टनहली के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सिस्टम एक व्यवस्था की बात कही। सिस्टम का मतलब यहाँ सामान्य शब्दों वाली व्यवस्था से नहीं है कि विभाग का एक सिस्टम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, स्टेट का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ पार्ट्स जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेन्स जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक ऑर्गेन्स पार्ट या यूनिट में चेंज होने से अदर यूनिट्स में भी चेंज आ जाता है। इसका मतलब वो अंतः निर्भर होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत से अंगों या भागों की जुड़ी हुई व्यवस्था को ही सिस्टम कहा जाता है। सामाजिक संरचना, जैसा डेविड ईस्टन ने बताया कि यह पर्यावरण के बीच और उस समाज के बीच बहुत सी सब सिस्टम्स होते हैं। उनमें से एक सब सिस्टम्स होता है राजनीतिक उपव्यवस्था। परिवेश के भीतर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरणीय व्यवस्थाएं विद्यमान होती हैं। तो व्यवस्था का मतलब है कि एक व्यवस्था में केवल एक इकाई उसका संचालन नहीं करती है, अपितु व्यवस्था के बहुत से अंग होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आमंड और पावेल और डेविड ईस्टन, आमंड पावेल ने फॉर्मल स्ट्रक्चर की अपेक्षा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पर ज़्यादा बल दिया है। औपचारिक तत्वों की अपेक्षा अनौपचारिक तत्वों को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। आपने देखा होगा, अध्ययन किया होगा कि व्यवहारवादी क्रांति का जो उदय हुआ है, उस व्यवहारवादी क्रांति के बाद ही उन तत्वों को, उन एक्टर्स को पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया गया जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। इसका मतलब अब राज्य का अध्ययन नहीं, सरकार का ही अध्ययन नहीं, अपितु उन तत्वों का अध्ययन किया गया जो राज्य और सरकार को प्रभावित करते हैं। अब राजनीतिक दलों का अध्ययन किया गया, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली शक्ति का अध्ययन किया गया, सत्ता का अध्ययन किया गया। इसका मतलब है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को भी शामिल किया गया, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक राज्य का संचालन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उन सब तत्वों के अध्ययन को इसमें शामिल किया गया। अतः सिस्टम थ्योरी का मतलब है कि राज्य भी एक मिली जुली और बहुआयामी तत्वों वाली व्यवस्था, अकेला राज्य व्यवस्था नहीं चलाता है। राज्य के साथ जो अन्य तत्व शामिल हैं, उन तत्वों को जो इंटर रिलेटेड टू दी स्टेट हैं, इंटरडिपेंडेंट टू दी स्टेट हैं, और उनमें चेंज होने से स्टेट में भी चेंज होता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब WTO की टर्म और कंडीशंस में कुछ चेंज होता है, या इंडियन इकोनॉमी जो बिफोर 1990 क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारी आर्थिक मजबूरियां हम कह सकते हैं, जैसा भी रहा हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WTO और तमाम तरह की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी थी, उनके सामने हमें मजबूर होना पड़ा और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टर्म और कंडीशन के अनुसार हमें अपनी इकोनॉमी को भारत राज्य को से ओपन करना पड़ा। भारत राज्य इसका मतलब तो स्टेट था, वह उसने ऐसा क्यों किया? ये करना ही सिस्टम थ्योरी की वजह से ऐसा संभव हुआ है। इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं जिनको अन्य सिद्धांतों के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलेटरी थ्योरी, जिनको नियामकीय सिद्धांत कहते हैं, और एक है मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिसको मार्क्सवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्क्सवादी सिद्धांत को इसमें कैसे शामिल किया गया है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्क्स,
एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो स्टेट लेस हो, रिलीजन लेस हो और क्लास लेस हो। राज्य विहीन, वर्ग विहीन और धर्म विहीन व्यवस्था का समर्थन मार्क्स ने किया है। बेसिकली सर्वहारा की जो तानाशाही की व्यवस्था होती है उसमें स्टेट कार्य करता है, परंतु उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था में राज्य नहीं होता है, राज्य का अंत नहीं किया जाता, राज्य अपनी यूटिलिटी खो देता है, इसलिए राज्य अपने आप विलुप्त हो जाता है, समाप्त नहीं वे विलुप्त हो जाता है। तो जब स्टेट नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब है कि मार्क्सवादी सिद्धांत में आपको थोड़ा सा आर्थिक चिंतन करना होगा कि जब राज्य नहीं होगा तो जो काम राज्य कर रहा था उसको कौन संचालित करेगा। इस पर थोड़ा आप गौर कीजिएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा। जो मार्क्स के अनुसार राज्य विहीन व्यवस्था में संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करेगा वही वास्तव में अभिशासन का सबसे बड़ा सिद्धांत होगा। इस तरह से अभिशासन के सिद्धांतों के साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी व्याख्यान में हम मिलेंगे। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है और गुड गवर्नेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।